हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के इम्पोर्टेंट जीके को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो आप अगर नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स, मौर्य वंश का जो संस्थापक है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC यानी कि 322 ईसा पूर्व में धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, ये आपको पता होगा। धनानंद नंद वंश का आखिरी शासक था, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चंद्रगुप्त से एक दो क्वेश्चन आप यहाँ से और लेकर के जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन के अलावा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या है कि चंद्रगुप्त ने 305 में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसे हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये सेल्यूकस निकेटर जो है वो कौन है? तो ये सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, और फिर बाद में यही सेल्यूकस निकेटर जो है अपनी बेटी की शादी भी मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, ये जो इंडिका नामक बुक है इसे लिखने वाले हैं मेगास्थनीज। किसने लिखा इसे? मेगास्थनीज ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, इस पुस्तक में मौर्य वंश के बारे में बातें कही गई हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है ना 298 BC यानी कि 298 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, और श्रवण बेलगोला एक जगह है कर्नाटक में, श्रवण बेलगोला, यहाँ पर इसकी मृत्यु हुई थी। कैसे? तो इसने अन्न त्याग दिया था। ठीक है, इस वजह से इसकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। ठीक है, उपवास के कारण आप इसको बोल सकते हैं, उपवास करने के कारण। ठीक, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, अमित्र घात क्या होता है? जो अपने शत्रु का विनाश कर सके, शत्रु विनाशक। ठीक है, शत्रु विनाशक बोलते हैं अमित्र घात को। ये कहा गया है किसे? ये कहा गया है बिंदुसार को। कौन है ये बिंदुसार? बिंदुसार जो है वो अशोक का पिता है। सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का राजा है, उसके पिता है बिंदुसार, और बेटा है चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जब 298 BC में डेथ कर जाते हैं तो उसके बाद यही राजा बनता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का सम्राट बनने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मगध का सम्राट बनने से पहले सम्राट अशोक जो है वो अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, अवंती का राज्यपाल था। सम्राट अशोक जो है 269 to 69 BC में मगध की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, मगध की गद्दी पर बैठता है, यानी कि राजा बनता है 269 BC में। फिर 261 BC, ये क्या है? इस टाइम पे एक कलिंग वॉर होता है, काफी फेमस वॉर है। इसके बाद ही जो है सम्राट अशोक मतलब युद्ध करने की जो नीति उसको त्याग देता है। ठीक है, और बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो 261 BC में कलिंग युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा 250 BC में इसने बौद्ध संगति कराई थी। अब पता होगा बौद्ध संगतियां जो होती है, टोटल 4 बौद्ध संगति हुई है। ठीक है, उसमें से जो 3rd बौद्ध संगति है वो अशोक ने कराई है। ठीक है, अशोक जब राजा था उसके संरक्षण में ही 3री बौद्ध संगति हुई थी 250 BC में। ठीक है, तो इतनी बातें आपको अशोक से पता होनी चाहिए। वैसे अशोक से बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएगा हम देखते जाएंगे, और आप खुद से भी थोड़ा कोशिश करके इसके बारे में और जितनी ज़्यादा जानकारी है वो आप इकट्ठी कर सकते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन एवं कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है? तो ये 13वें शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन और कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद ही जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और वो भेरी घोष की एक नीति होती है जिसमें युद्ध करने की बात कही जाती है, उससे धम घोष की नीति अपना लेता है, यानी कि शांति की नीति अपना लेता है। ठीक है, तो ये शिलालेख है 13, टोटल 14 शिलालेख है, उसमें से 13वें शिलालेख में
हृदय परिवर्तन और कलिंग युद्ध की बातें की गई हैं। इसके अलावे जो पहला शिलालेख है, नंबर 1 पे जो शिलालेख है, उसमें क्या कहा गया है, जो पशु बलि होता है उसकी निंदा करी है अशोक ने, ठीक है, पशु बलि की निंदा की है अशोक ने, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक चौथा आप शिलालेख याद रखिएगा, इसी में जो है वो भेरी घोष की नीति को त्याग करके, भेरी घोष की नीति को त्याग करके क्या करता है, धम घोष की नीति को अपना लेता है, ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, तो फ्रेंड्स उस भूमि को हम कहते थे सीता भूमि, ठीक है, सीता भूमि के नाम से उस जमीन को जाना जाता था, इस बात को आप याद रखिएगा। इसके अलावे एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी ज़मीन होती थी जो बिना बारिश के भी अच्छी फसल देती थी, ठीक है, बिना वर्षा के भी अच्छी फसल देती थी, बिना वर्षा के अच्छी फसल, तो इस तरह की जो भूमि होती थी उस भूमि को क्या कहते थे, तो उसको कहते थे अदेव, अदेव मातृक, ठीक है, वैसी भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो फ्रेंड्स मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, बृहद्रथ जो है अंतिम शासक था, इसको पुष्यमूर्ति शुंग जो है हरा करके शुंग वंश की स्थापना कर देता है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत किसने की, तो फ्रेंड्स जो ब्राह्मण होते थे उन्हें भूमि अनुदान में देने की जो प्रथा है वो सातवाहनों ने शुरू की, ठीक है, सातवाहन वंश जो है उन्होंने भूमि जो है वो ब्राह्मणों को दान देने की शुरुआत की थी, तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसके अलावा सातवाहन एक और, सातवाहन जो है ना, इनसे एक और सवाल बनता है, पूछेगा कि कौन सा ऐसा वंश है इतिहास में जो अपने नाम में माता का नाम लगाते हैं, ठीक है, तो सातवाहन जो राजा हुआ करते थे, जैसे आपने सुना होगा कि गौतमी पुत्र शतकर्णी, तो गौतमी जो है ना उनकी माता का नाम है, ठीक है, गौतमी पुत्र शतकर्णी, तो इस तरीके से वो अपनी माता का नाम जो अपने नाम में लगाते थे, तो ये सवाल भी आप याद रखिएगा, सातवाहनों से ही ये पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन का उत्तर किस पुस्तक में है, एक यूनानी राजा है, ठीक है, मिनांडर, उसका प्रश्न, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनके बीच जो प्रश्न और उत्तर का जो एक सिलसिला चलता है, किस बुक में लिखा हुआ है, ये सवाल पूछा है, काफ़ी फेमस है, तो है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो नाम की किताब है, उसमें इसके बारे में दिया हुआ है, जिसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ये एक बुक है, पुस्तक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, फ्रेंड्स आई होप कि आप क्वेश्चन दिख रहा होगा, राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक है वो है दंती दुर्ग, कौन है, दंती दुर्ग, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश से, वो है कि जो एलोरा और एलिफेंटा की गुफा है महाराष्ट्र में, एलोरा एंड एलिफेंटा की जो गुफा है महाराष्ट्र में, वहाँ पे जो मंदिर है, मतलब इसको बनाने वाला भी राष्ट्रकूट वंश ही था, ठीक है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए, इसको भी आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है हर्षवर्धन को हराने वाला पुलकेशिन II किस राजवंश का था, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको ये पता चला कि पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है, कब हराया था, तो 618 AD में हराया था, 618 ईस्वी में हराया था, ठीक है। इसके अलावा ये जो पुलकेशिन II है चालुक्य वंश का था, ठीक है, वो भी बतापी के चालुक्य, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा हर्षवर्धन के टाइम पे हेनसांग जो आता है, चाइनीज पिलग्रिम है, मानी चाइनीज यात्री है, ये हेनसांग जो है ना वो चालुक्य वंश के, जब मतलब पुलकेशिन II के राज्य में भी जाता है 641 ईस्वी के आसपास, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा हेनसांग। वैसे हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आता है, सवाल तो सिर्फ अभी तक यही पूछा गया, अगर कभी पूछ ले कि पुलकेशिन के II पे हेनसांग आया था कि नहीं, तो बिल्कुल, मतलब दोनों का टाइम तो एक ही है, तो आया ही है, ठीक है। इसके अलावा पुलकेशिन II को जो है ना दक्षिणा पथेश्वर के नाम से भी जानते हैं, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा और नरसिंह वर्मन जो है ना ये पल्लव वंश का है, मैंने इसका नाम यहाँ पे क्यों लिखा बताइए, देखिए नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को हराया है, ठीक है, पुलकेशिन को हराया है नरसिंह वर्मन ने
ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि नरसिंह वर्मन पल्लव वंश का राजा है, उसने पुलकेशिन II को हराया है। अब पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, देख रहे हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक पूछता है कि एहोल अभिलेख जो है उसका संबंध किससे है। तो देखिए, एहोल अभिलेख में पुलकेशिन II के बारे में ही चर्चा करी गई है, उसके बारे में ही लिखा हुआ है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ही लिखा हुआ है, यानी कि इसी से संबंधित है। पूछता है कि इस एहोल अभिलेख को लिखा किसने है, मतलब लिखने वाला कोई तो होगा। ठीक है, तो लिखने वाला था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति इसने एहोल अभिलेख लिखा है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। और एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मैंने काफ़ी मेहनत करके इन क्वेश्चन को जो है आपके लिए छाटा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा लोग देखें और मुझे इस वीडियो को बनाने में भी मज़ा आए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर पर शासन करने वाले वंश का क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले कश्मीर पर कारकोट वंश ने शासन किया है, उसके बाद उत्पल वंश ने, और फिर लोहार वंश ने। आपको सिर्फ लोहार वंश याद रखना है। क्यों? क्योंकि लोहार वंश का एक राजा है हर्ष, और इसका एक राजकवि है कल्हन। कल्हन ने एक पुस्तक लिखी है हर्षचरित, जो कि जम्मू कश्मीर के बारे में है। ठीक है, इस बुक में जम्मू कश्मीर की चर्चा की गई। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो तराइन है उसका प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाते हैं। ठीक है, सेकेंड तराइन का युद्ध होता है 1192 में गौरी वर्सेस पीआरसी पृथ्वीराज चौहान, इसमें जो है ना गौरी जीत जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है फ्रेंड्स, वो चंदबर दाई एक लेखक है, उनकी रचना है चंदबर दाई। ठीक है, अभी चंदबर दाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो फ्रेंड्स, ये जो खजुराहो के मंदिर है उनके निर्माण करवाते हैं चंदेल शासकों ने। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। महमूद गजनी ने किसके शासन काल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो महमूद गजनी है इसने टोटल 17 बार भारत पे आक्रमण किया है, और सबसे फेमस जो आक्रमण है ना सोमनाथ मंदिर पे है 1025 में। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे जो राजा हैं वो एक सोलंकी वंश है गुजरात में, उसके टाइम पे सोलंकी वंश के राजा हैं कौन, इनका नाम आपको याद रखना है, और उनका नाम है भीम प्रथम। भीम प्रथम के टाइम पे ये महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।